चलिए आज जो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स वाला। इससे पहले आप क्या पढ़ चुके हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ चुके हैं? उसके तो क्वेश्चन आंसर तक हम क्लियर कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया वो? यस सर। अब जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, बायोमोलिक्यूल्स यानी जो बायोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनके अंदर पाए जाने वाले जो मोलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स। अब जरा इनको स्टडी करने की क्यों जरूरत पड़ी, कैसे जरूरत पड़ी, किस लिए हम स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रहेगा। चैप्टर पे तो अपने उसमें थोड़ा बाद में आएंगे जिस तरीके से बुक में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पहले हम उसके बेसिक्स जानेंगे। आज केवल बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आप अगर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी बात करें तो आपको समझ में आएगा। जैसे सेल्स हैं, कोई भी सेल ले लीजिए, मान लीजिए प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, ठीक है, और ये जो है न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, दूसरे ऑर्गेनेल्स है, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपने देखी है। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे इनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, दो चीजें हम देखते हैं सेल्स के अंदर। एक तो उनकी देखते हैं हम स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, और दूसरे उनके हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, जैसे मेम्ब्रेन्स हैं, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हैं, ये सब चीजें दिखेंगी आपको। ठीक है, और फंक्शंस की बात करोगे तो आपको पता चलता है कि कहीं रेस्पिरेशन हो रहा है, कहीं फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, कोई हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है, या ये कहिए कोई जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित कोई चीज़ें हैं, जैसे mRNA बन रहा है, DNA की कॉपी हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप जो देखते हो सेल के अंदर। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यानी एक तरीके से फंक्शन के अंदर आप कह सकते हो कि मेटाबॉलिज्म आ जाता है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, और अगर आप फंक्शंस की बात करोगे तो फंक्शंस में आप देखोगे कहीं पे न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, ठीक है, उससे रेप्लिकेशन हो रहा है, या उससे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, mRNA बन रहा है, इस तरीके की चीज़ें आप पढ़ते हो। इसके अलावा जो जनरल फंक्शन है, जैसे आप रेस्पिरेशन की बात करोगे तो रेस्पिरेशन के अंदर आपको ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आप देख रहे हैं, ग्लूकोज का एग्जांपल लेके अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो फ्रक्टोज बीच में बन रहा है, DHAP भी बन रहा है, ठीक है, तो कोई फॉस्फेट के कुछ ग्रुप्स और कहीं ऐड हो रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन रहा है। उसके बाद वो जो लास्ट में पाइरुवेट बनेगा, वो पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आकर के ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह दीजिए, या आप उसको क्रेब साइकिल भी कहते हैं, तो वो उसके अंदर चलता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, कहीं सिट्रिक एसिड बन रहा है, कहीं मैलिक एसिड बन रहा है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सेल के अगर आप फंक्शंस के बारे में सोचोगे तो सैकड़ों मॉलिक्यूल्स, और उन्हीं की स्टडी करके हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन किस दिशा में जा रही है, या कौन सा बायोमोलिक्यूल है, उसकी क्या नेचर है। नेचर इन द सेंस अब आप उसके आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिएक्टिव ग्रुप्स पढ़े होंगे, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ऐसे सुने होंगे ना आपने, ठीक है, ये इसमें अमीनो ग्रुप लगा है, इसमें एसिड ग्रुप लगा है, तो वो सब चीजें हम इसके अंदर थोड़ा सा ब्रीफ में देखने वाले हैं। हालांकि केमिस्ट्री में तो बहुत आप इसको डिटेल से लेते हो,
आप हायर क्लासेस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर और जूलॉजी के अंदर भी इनको आप काफ़ी डिटेल से लोगे, लेकिन आपके लेवल पर मैं आपको इसको ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले बेसिकली आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, वो आज हम डील करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे किसी भी सेल्स के अंदर क्या कुछ है, कैसे बायोमोलिक्यूल्स है, किन चीजों से बनी है, बेसिकली एक सेल के अंदर क्या क्या है, टेक्निकली केमिकली क्या है उसके अंदर, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप किसी सेल के बारे में जानते हो कि उसको उसके अंदर आपको पहचानना है कि क्या है, तो फर्स्ट प्रोसेस आपका क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें दो तरीके के मॉलिक्यूल्स की आप बात कर सकते हो, एक है जो है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बारे में आप जानेंगे। तो इसके लिए जो बेसिक टेक्निक्स क्या रहेगी आपको मैं बता देता हूँ। किसी भी सेल के बारे में अगर आप उसका देखना चाहते हैं तो पहले आप उसका कोई भी टिश्यू लोगे ना, किसी भी प्लांट का या एनिमल का, जैसा कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि अगर आप प्लांट टिश्यू लोगे तो आप उसके स्टेम का छोटा टुकड़ा ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, या फिर अगर आप एनिमल की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल आप लीवर का एक छोटा सा पीस ले सकते हैं उसके एनालिसिस के लिए। तो उसके लिए बेसिकली जो चीज़ें चाहिएगी अभी हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने लीफ ले ली, कुछ प्लांट्स की आपने लीव्स ले ली कि उसमें क्या है आप ये देखना चाहते हैं, तो वो लीव्स आप लेकर के जो इस तरीके की जो मोटार बेसल है, ठीक है, घर में आप इसको कुंडी सोटा बोलते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर लेकर के आप उसका क्या है उसको ग्राइंड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ग्राइंड उसको ग्राइंडर में भी किया जा सकता है, मिक्सर ग्राइंडर में आप इसमें ग्राइंड करते हैं। और ग्राइंड कैसे करते हैं, एक आपको सॉल्वेंट डालना पड़ेगा, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। आपने क्या लेना है, लीव्स ले लेनी है और ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड को डाल करके और लीव्स के साथ एकदम इसको ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड करने के बाद इसमें एक थिक स्लरी बन जाएगी ना, पेस्ट टाइप बन जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से चटनी बनाते हैं ना, ठीक, दैट इज द सेम प्रोसेस। वो बन गया। वो बनने के बाद आप इसको क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी होता है, यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा देते हैं। फिल्टर पेपर लगाने का तरीका आपको वैसे तो केमिस्ट्री में बताया होगा, ये लगा करके और आप इसके अंदर इसको डालते हैं। तो यहाँ पर दो पोर्शन आ जाएंगे, एक भाग तो छन के आ जाएगा नीचे यहाँ, ठीक है, तो ये तो फिल्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, मेनली आपके काम का यही है। अब इसका जब आप अध्ययन करोगे तो काफ़ी तरीके हैं उनके जो आप याद कर सकते हो, रिएक्टिव ग्रुप्स कि इसके अंदर एल्डिहाइड है, कीटोन है, या किस तरीके के बायोमोलिक्यूल्स हैं, उसकी सहायता से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं। और अगर आप हायर लेवल पर बात करो तो उसका ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी आप देख सकते हो, वो भी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी सहायता से भी आप उसको कर सकते हो। तो इस तरीके से तो जो एनालिसिस करते हैं वो तो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसके अंदर सब आ जाता है कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किस तरीके से उनके जो टेस्ट हैं वो भी आप प्रैक्टिकल्स में आप लिखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल्स में कराऊंगा। तो एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा है इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में, जो अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उनको ज्ञात करेंगे कि इसमें क्या है। तो जरा देखिए उसमें क्या रहेगा। उसमें जो हमारा सिस्टम रहता है कि हम कोई भी पीस लेते हैं, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो या एनिमल टिश्यू, इसको हम करते हैं डेसिकेट। किसमें? ओवन में। ठीक है, ओवन कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जैसे
इस तरीके का बॉक्स होता है, इसमें यहाँ पे एक इसका जो है लिड है, इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ता है। यहाँ पर आप टेम्परेचर डिसाइड कर सकते हैं कितना है, 60 डिग्री, 70 डिग्री। नॉर्मली 92, 95 या 100 तक भी इसको जो है लगभग 2 आवर्स के लिए रखते हैं। तो उससे क्या होता है, इसका जो सारा का सारा वाटर कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। जो टिश्यू आपने लिया था, जैसे ये टिश्यू, इसको ओवन में आपने किया तो इसका वाटर कंटेंट बाहर निकल जाएगा, इसका साइज भी छोटा हो जाएगा क्योंकि वाटर कंटेंट बाहर निकल गया। आप मान लीजिए पनीर है, पनीर के अंदर काफी ज्यादा पानी है, थोड़ी देर ओवन में रखते हैं छोटा सा हो जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ है, तो वाटर निकल जाएगा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं, हम इसको बर्न करते हैं हायर टेम्परेचर। ओवन में ही कर सकते हैं हम इसको बर्न, 200 डिग्री टेम्परेचर दे दिया, 300 दे दिया। जब बर्न करते हैं तो ये बिल्कुल जल जाएगा और जल करके क्या हो जाएगा, ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे जो हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं CO2 के, और वो बाहर निकल जाते हैं। अब जो पीछे ऐश बचेगी, इसके अंदर क्या है, केवल इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब इसका जब हम एनालिसिस करते हैं, इसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम उसके अंदर पाते हैं, उसके अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे जो है आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कुछ कंपाउंड्स भी हो सकता है आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर मिलते हैं। अब इनका जब एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बहुत सारे तरीके हैं। आप जैसे एक आता है फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर में क्या होता है, जैसे आपने इसकी ऐश को लिया, डिजोल्व किया, और डिजोल्व करने के बाद एक उस क्यूवेट टाइप होता है, उसको लगाते हैं, वहां से सैंपल अपने आप सक कर लेता है और अंदर जो है वो एनालाइज करता है कि कितना इसके अंदर पोटेशियम है, कितना सोडियम है, वो है। इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल्स को जांचने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे एपरेटस हो सकते हैं, ठीक है। आपने लैब में देखा होगा ना, लैब में जब आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, ऐसे ब्लड लेकर के और सैंपल लगाते हैं और बता देते हैं कि भी इतना इतना ये है, इतना ये है, सब कुछ उसके अंदर एनालाइजर है। उसी तरीके का फ्लेम फोटोमीटर होता है, ठीक है। लगभग 30-35 हजार रुपए का आता है वो। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो भी लगभग अच्छा इसी रेंज में आता है। अगर आपके लेवल पर बात करें तो कलरीमीटर है, वो एक अच्छा ऑप्शन है, उससे बात आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आपने क्लोरोफिल कंटेंट याद कर लिया कि कितना क्लोरोफिल है, इस प्लांट के अंदर कितना क्लोरोफिल है, इसके अंदर कितना है, आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब एक बार वापस हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, सेल्स के अंदर पाए जाने वाले सारे मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स की श्रेणी में, ठीक है। अब उनको स्टडी करना है तो हम देख सकते हैं कि कुछ तो उसके स्ट्रक्चर के हिस्सा होते हैं और कुछ फंक्शन में बनते हैं। स्ट्रक्चर में तो आपको पता है, मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स हैं, प्रोटीन हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, वो तो उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसके अलावा जो फंक्शन में काम आते हैं, कहाँ कौन सा बनता है, किस तरीके का, जैसे अगर हम रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल ले लें तो उसके अंदर फ्रक्टोज बीच में बन रहा है, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बन रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन रहा है, तो वो सब बनते हैं, ठीक है। उनका हम नॉलेज ले सकते हैं एनालिसिस से। अब एनालिसिस करने का दो तरीके हैं, एक तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं, दूसरा इनऑर्गेनिक को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं तो आप टिश्यू लेंगे, चाहे एनिमल टिश्यू हो चाहे प्लांट टिश्यू हो, उस टिश्यू को लेकर के आप क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ और उसको फिल्टर करते हैं, और जो फिल्ट्रेट आता है उसका फर्दर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फर्दर एनालिसिस के अंदर आपको जो है वो एल्डिहाइड, कीटोन्स, उसके अंदर जैसे भी रिएक्टिव ग्रुप वाले जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे वो आपको पता चलेंगे,
ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करना चाहते हैं तो टिश्यू को आप क्या करते हैं, सीधा डेसिकेट करते हैं, उससे वाटर को निकालते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, उसको क्या करते हैं, जब आप बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, जलाने से जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं CO2 के रूप में, और पीछे बच जाती है ऐश। और ऐश के अंदर क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं वो बचते हैं, ठीक है। और ऐसे एनालिसिस से ही हम तय करते हैं कि ये सेल के लिए माइक्रो एलिमेंट है कि मैक्रो एलिमेंट है। माइक्रो जिसका बहुत कम मात्रा के अंदर जरूरत होती है सेल को, मैक्रो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरत होती है, तो इनकी भी हम बात करेंगे फर्दर। तो अभी सिर्फ हम इसको केवल इंट्रोडक्टरी ले रहे थे, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे।